गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील चाइल्ड डेवलपमेंट के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने लोग अभी नए हैं वो तुरंत जुड़ जाएं और एक कॉपी पेन के साथ बैठ जाएं, क्योंकि कुछ आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके, जो कि आगामी यूपी टेट सहित सी टेट तथा अन्य एग्जामिनेशन के लिए आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, देर न करते ये मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, एक वीडियो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर है जो मेरे इस ऐप पे और स्पर्श एकेडमी चैनल पर पड़ा हुआ है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और किसी भी टॉपिक पर उनको कोई समस्या है तो वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम अपने डेवलपमेंट के टॉपिक को और भी आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विकास क्या होता है और विकास और ग्रोथ में अंतर क्या है, उस पर हमने डिटेल से चर्चा की थी, और कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके क्या कमेंट हैं डेवलपमेंट को लेके, उनके बारे में हमने आपसे बात किया था। तो आज के जो वीडियो है हम जो इसमें बात करने जा रहे हैं वो है आपका फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। आज हम डेवलपमेंट के स्वरूप की बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो आपका पार्ट है यूपी टेट का, उसमें यह सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के रूप में हम 5 उसके विशेष फॉर्म्स को पढ़ेंगे। लेकिन अगर यूपी टेट के हैं तो उसमें मोटर जो डेवलपमेंट है उसके पार्ट को नहीं इंक्लूड किया गया, बाकी 4 पार्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो लोग सी टेट के लिए उनके लिए मोटर डेवलपमेंट का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मोटर डेवलपमेंट के बारे में और उसके अतिरिक्त अन्य जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पार्ट्स हैं कौन। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो शारीरिक विकास है, और जो हमारा दूसरा है वो है गामक विकास, तीसरा जो है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि चौथा हमारा है संवेगात्मक, और पांचवा जो है वो हमारा सामाजिक है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे हमारे जो होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे तो उनको अगर हिंदी में समस्या है तो वो उसको इंग्लिश में भी चीज़ों को देख लें। शारीरिक विकास को जैसा आप सभी जानते हैं फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। में जो शरीर में विकास होता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। इसके क्या प्रक्रिया है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। जो गामक विकास है इसको मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। यह आपका मोटर डेवलपमेंट का टॉपिक होता है, जो गामक विकास है। ये क्या होता है गामक विकास, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। जो तीसरा है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, इसको हम मेंटल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मानसिक या संज्ञानात्मक हमारा होगा वो मेंटल या कॉग्निटिव कहलाएगा, जबकि संवेगात्मक को हम इमोशनल के नाम से जान सकते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के लिए उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा इस तरीके से समझना कि वो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या है, संवेगात्मक को रखेंगे। सामाजिक, जैसा आप जानते हैं बात सामाजिक है, तो ये जो हमारा होगा वो हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हमारे 5 फॉर्म हैं, ये जो हमारे 5 फॉर्म हैं, ये किसी भी बालक के विकास में बड़े क्रूशियल फैक्टर निभाते हैं। इन 5 को हम अभी बारी बारी डिटेल समझते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, यूपी टेट के सिलेबस में इस टॉपिक को टच नहीं करने की बात है, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि आप सी टेट के लिए और अन्य स्टेट के टेट के लिए भी है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है शरीर के किन किन पार्ट्स पे, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं। पहले विकास के बारे में, जिसको हम शारीरिक विकास अगर इंग्लिश की बात कर लें तो इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, कुछ प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचना भी बेहद ज़रूरी है। बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक किशोरावस्था तक को नहीं पाता है, आप उसके अंदर जो भी फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं उसको बड़ा तेज़ी से नोटिस आप कर सकते हैं। ऐसा कई साइकोलॉजिस्ट ने कहा है भी है कि बच्चा 5 साल की उम्र तक अपनी जो एक अवस्था होती है, पूर्ण अवस्था होती है, लगभग उसको वो पा लेता है। स्पेशली मानसिक विकास की अगर हम बात कर लें,
लेकिन ऐसा नहीं है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। एक होता है आपका प्री नेटल पीरियड भी होता है, यह आपकी गर्भावस्था के समय की बात होती है कि जिस दिन से बच्चा गर्भ में आता है उसी दिन से उसके अंदर शारीरिक विकास क्या है, होना शुरू हो जाता है। तो जब वो पैदा होता है अपनी शैशवावस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है, उत्तर बाल्यावस्था में आता है और किशोरावस्था में आता है, तब तक उसके अंदर धीरे धीरे वो सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था के बाद उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, उसके बाद भी वो प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये प्रोसेस एक लिमिटेड पीरियड तक ही है जहाँ पे शरीर का विकास में हाथों का बढ़ना, पैरों का बढ़ना एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये शरीर का विकास जो है वह किसी भी बच्चे के मानसिक, उसके शारीरिक के साथ साथ उसके इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल जो इफ़ेक्ट है, वो भावनाएं हैं, उसके ऊपर भी बड़ा ज़्यादा प्रभाव डालता है। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि शारीरिक विकास व्यवहार के 4 क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव डालता है। ऐसा यूपी टेट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानसिक विकास है वह किन किन क्षेत्रों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो आप जान लीजिए कि जो हमारा शारीरिक डेवलपमेंट है वह व्यवहार के 4 क्षेत्रों पर मेन प्रभाव डालता है। वो चारों क्षेत्र कौन है, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है आपका स्नायु मंडल का है। अब आप कहेंगे स्नायु मंडल क्या है, थोड़ा सा हिंदी में आपको चीज़ें थोड़ी टफ लगेंगी, लेकिन इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसको इंग्लिश में ले लीजिए। तो स्नायु मंडल को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, या नर्वस जो आपका सिस्टम होता है उसी को हम कह लें, तो वही हमारा क्या होता है, स्नायु मंडल। आप भी देखे होंगे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके बड़ा होने के दौरान उसके अंदर सामाजिक भावनाएं, परिवार में एक दूसरे से समझ, बोलने की शैली, सब कुछ धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है जो उसके स्नायु मंडल में नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। दूसरा हमारा है मांसपेशियों में वृद्धि, जिसको आप कह सकते हो ग्रोथ इन मसल्स। जैसे जैसे बच्चे के अंदर शारीरिक डेवलपमेंट होता है तो उसकी मसल्स में भी क्या है, वृद्धि होती है, उसकी मसल्स मजबूत होती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में वो काफ़ी अपने हाथ पैर को झटका देता है, लेकिन चलने और उठने में असमर्थ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, और एक अवस्था के बाद वो आराम से दौड़ने और चलने भी लगता है। तो अगर मांसपेशियों की बात कर ले तो मांसपेशियों से हमारा कॉन्सेप्ट मीन्स हमारा परिप्रेक्ष्य बस यही है कि डेवलपमेंट इन पावर, एक्टिविटी एंड गेम प्लेइंग, मतलब जो खेलने की उसकी अंदर की क्षमता है वो सब किसकी वजह से हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों की वृद्धि मीन्स ग्रोथ इन मसल्स के कारण वो सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं क्या जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और कैसे ये प्रभावित करती हैं। तो पहले तो ये जानिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो मनुष्य के बिहेवियर को बेसिकली बड़ा इफेक्ट डालती हैं। जैसे मैं ये कहूँगा कि जब हम बड़े होते हैं तो एक दूसरे के प्रति चाहत या किसी वस्तु के प्रति हमारा लगाव, उससे नफरत होना, ये सारा ऐसा नहीं कि मन या दिल करता है। भले हम लोग दिल को कह देते हैं यार दिल कर रहा है, ये कर, दिल नहीं होता है। ये हमारे अंदर की कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिससे कुछ लिक्विड कह सकते हैं आप, स्त्राव निरंतर होता रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक शराब पीने वाला आदमी जो रोज़ाना शाम को पीता है, अगर एक दिन उसको शाम को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक तलब रहेगी कि कुछ भी मिल जाए बस पी ले। तो आप देखे होंगे ऐसे लोग क्या है, कभी अल्कोहल का कप सिरप तक पी जाते हैं और कुछ वाइटनर तक अपना यूज़ करने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, उन्हीं जो उनके शरीर बना हुआ उसमें कई ग्रंथियां हैं जो उनके अंदर से थोड़ा सा स्त्राव होता रहता है, बहाव होता रहता है। जब वही ज़्यादा होता है तो वो उनकी आसक्ति व
वह उनकी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसको आप हार्मोनल चेंज कह सकते हैं सबसे बढ़िया तरीका से। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जब मनुष्य का शारीरिक विकास होता है तो वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गया आपका यहाँ पे। चौथे की अगर हम बात कर लें तो जो चौथा हमारा है वो है संपूर्ण शारीरिक विकास है। इसको हम टोटल फिजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं। मतलब जो पूरा, जिसमें आपके सर से लेके पैर तक का पूरा कॉन्सेप्ट है जो इसके अंतर्गत डेवलप करता है, उसको हम चौथा पॉइंट रख सकते हैं जो शारीरिक विकास में क्या करता है, प्रभाव कर डालता है। अब आप कहेंगे ये किस पर्टिकुलर एरिया से संबंधित है, तो ये शरीर में होने वाले हर प्रकार के चेंजेस के लिए उससे जुड़ा हुआ होता है। तो 60 में चारों को हम समझ लेते हैं। स्नायु मंडल में जब कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो उसके जो नर्व सिस्टम होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, वो छूना, पकड़ना, समझना और एहसास करना जानता है। दूसरा, मांसपेशियों में वृद्धि, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मांसपेशियाँ जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होती हैं, जो उसको पावरफुल बनाती हैं, जो उसको एक्टिव बनाती हैं, जो उसको गेम खेलना, दौड़ना, इन सब में उसको बनाती हैं, एक्टिव बनाती हैं। अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या योग है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ ग्रंथियों से स्त्राव भी होने लगता है जो उसके हार्मोनल चेंजेस की तरफ लेके जाता है और उसके डेवलपमेंट में सहायक होता है। और चौथा जो है संपूर्ण शारीरिक विकास, और जो शारीरिक विकास के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अगर इनको पूरा कंक्लूजन दें तो एक टोटल फिजिकल डेवलपमेंट भी शारीरिक विकास के टॉपिक में हम आराम से देख सकते हैं। इस विकास के टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्या पॉइंट्स है जिसको आपको नोट करना है, उनको भी हम तुरंत देख लेते हैं। विकास के इन चारों पॉइंट के बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हमारी नज़र रहनी चाहिए, जो आगामी टेट के एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि विकास के बेसिकली जो नियम हैं, मीन्स जो रूल्स हैं, वो अगर शारीरिक विकास की बात करें तो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ निकल के आता है जहाँ से क्वेश्चन आपके टेट में बन सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो लॉ है वो है मस्तकाधोमुखी का नियम। अब ये मस्तकाधोमुखी, जिसको कैफ्लोकियल नियम भी कहा जाता है, ये है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी बालक का सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से शुरू होता है और वो कहाँ तक जाता है, पैर तक जाता है। तो टेट में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि मस्तकाधोमुखी नियम है क्या, तो आप कह सकते हो सिर से लेकर पैर तक होने वाले डेवलपमेंट को मस्तकाधोमुखी डेवलपमेंट कहते हैं। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है लय। लय का मतलब यहाँ पे आपका रिदम से है। रिदम को लेके हरलाक का एक कमेंट भी है कि एलिजाबेथ हरलाक, ये बड़ा चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके इनका बड़ा कमेंट देखने को मिलता है। तो इनका एक कमेंट है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो लयात्मक होती है, न कि नियमित होती है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो विकास की प्रक्रिया है वह लयात्मक मतलब रिदमिक होती है, न कि नियमित होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि विकास की प्रक्रिया लयात्मक होती है, रेगुलर नहीं होती है। तो आप कह सकते हो रेगुलर नहीं है, तो वो किसने कहा था, हरलाक ने कहा था। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको देखते हैं हम। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक विकास व्यवहार के 4 भाग को कैसे प्रभावित करता है वो तो हमने अभी बात की, वो 4 पार्ट्स कौन है मैंने आपको बताया। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोटिस कर लीजिएगा, जो आपके टेट या सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एक नंबर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपसे एक बार पूछा भी गया था
कि जो विकास का क्रम होता है, मीन्स जो विकास क्रम है उसका प्रथम चरण कब से कब तक माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि विकास के क्रम का जो प्रथम चरण माना गया है वह जन्म से 2 वर्ष तक का पीरियड माना गया है। कब से? फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, 2 सालों तक माना गया है। तो विकास के क्रम में जो प्रथम चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष का माना गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपका शारीरिक विकास है, मीन्स जो फिजिकल आपका डेवलपमेंट है, उसको साइकोलॉजी के किस ब्रांच में रखा जाता है या किस ब्रांच से वो संबंधित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि शारीरिक विकास जो है वह डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से संबंधित होता है, जिसको आप हिंदी में विकासात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। तो दोनों पॉइंट एक एक नंबर का ही है, सही है, लेकिन आप इस पे अपनी विशेष नज़र रखिएगा। इन पॉइंट्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक रूप से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से नियम हैं। जाहिर सी बात है एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन उन नियम में से कुछ पॉइंट आपको दे सकता है। तो उस नियम के ऊपर हम लोग अभी बात कर तो हम बात कर लेते हैं नियम को लेके। इसका डिटेल में डेफिनेशन से आपको नहीं है, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, बस आप कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जैसे पूछ सकता है विकास को प्रभावित करने के लिए कितने नियम हो सकते हैं, तो विकास को प्रभावित करने के लिए 8 रूल्स, 8 नियम हैं। वो नियम में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है ये भी मैं समझाने के बाद आपको बताता हूँ, और आप पूरा फोकस करिएगा क्या क्या मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। कॉपी लेके नोट भी कर लीजिए, क्योंकि नोट करना भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में अगर अच्छा करना है तो आज ये जो पहला हमारा है वो है निश्चित दिशा का, मीन्स सर्टेन डायरेक्शन का जो लॉ है वो शारीरिक विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट है और पहले नंबर का माना जाता है। देखिए निश्चित दिशा है क्या, जब हमारा शारीरिक विकास होता है तो अंग हो गया, जितने भी अंग होते हैं जो वो डेवलप होते हैं तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में होते हैं। अगर वो सर्टेन डायरेक्शन में ना हो तो फिर शरीर का जो वास्तविक विकास होना चाहिए वो विकास कतई हो नहीं सकता है। तो जो पहला रूल काम करता है वो है आपका निश्चित दिशा का नियम, कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको। दूसरा विकास का चक्र, अभी हम लोग विकास के चक्र के बारे में बात किए कि विकास का भी अपना एक चक्र होता है, जिसको इसके जस्ट बाद मैं अवस्थाओं में आपको बताऊंगा कि कैसे उम्र के अनुसार आपकी सारी अवस्थाएं क्या हैं बटी हुई हैं। तो जो विकास के चक्र का नियम है, ठीक है, तो अभी मैंने बताया जो इम्पोर्टेंट आपका इस पॉइंट से पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि विकास क्रम में जो प्रथम चक्र है, फर्स्ट राउंड है, वो किस पीरियड को माना जाता है, तो जन्म से लेकर 2 साल का पीरियड है। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाइए लय का नियम। अभी मैंने रिदम का एक नियम बताया आपको, जहाँ पे हरलाक का एक कमेंट है कि शारीरिक विकास लयात्मक होती है, मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट रिदमिक होता है, न कि रेगुलर होता है। ठीक है, तो लय का नियम आपका उन्हीं से संबंधित है, वो मैंने अभी आपको बताया। विभिन्नताओं का नियम है, ध्यान दीजिएगा, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं, उनका मानसिक विकास भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसमें भी विभिन्नताओं का नियम काम करता है, मीन्स बोथ आर डिफरेंट कैन बी, दोनों क्या है हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो विभिन्नताओं का नियम भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है शारीरिक विकास के नियम की अगर हम बात करें तो। जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, अगर जल्दी बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट भी करो कि क्या सब मतलब ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, नो डाउट जो लोग पैकेज को ख़रीदे हैं अगर उनको कोई समस्या है तो आप मुझसे ऑफलाइन आके इंस्टीट्यूट मिलो, आपकी पूरी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, आइए 5वें पार्ट की बात करते हैं, समानुपातों का नियम। अब ये समानुपातों रेशियो का जो लॉ है वो है क्या, वो पहले समझ लो। देखो जो शरीर का विकास होता है तो शरीर के अनुसार हाथ का विकास, पैर का विकास, सर का विकास एक निश्चित समानुपात में होगा। अगर वो समानुपात में नहीं हुआ, समान अनुपात में नहीं हुआ, तो उस विकास को सही नहीं माना जाएगा, विकलांगता की कैटेगरी में हम कह सकते हो आएगा। तो जो वास्तविक एक सही शारीरिक विकास का जो लॉ है वो समानुपातों के नियम पर भी चलेगा। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं।
फिर उसके बाद है लिंग का नियम। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो मेल है उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, उसके जो अंदर सेंटिमेंट्स हैं, उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है फीमेल मीन्स लड़कियों की अपेक्षा एकदम अलग होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो चेहरे इत्यादि पे बाल निकलना लाजमी है, लेकिन ये लड़कियों का इसका जस्ट अपोजिट जो है, उन बाल क्या होते हैं धीरे धीरे मतलब गायब होने लगते हैं। तो दोनों की बनावट अलग है। दोनों कॉन्सेप्ट को मीन्स मेल और फीमेल दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। तो शारीरिक विकास में लिंग का नियम भी बड़ा मायने रखता है। आप एक बालक के विकास को किसी बालिका में से एक लड़के के विकास को लड़की के विकास पे दोनों पे एक इक्वल तरीके से नहीं देख सकते हैं। इसमें बहुत से टॉपिक है, हम किसी अन्य लेक्चर में बात कर लेंगे इन क्लास। सातवां आपका सहसंबंध का नियम। सहसंबंध में कोऑर्डिनेशन कोरिलेशन की अगर यहाँ पर बात की गई है, तो जब शारीरिक विकास होता है तो शरीर के अंगों के साथ साथ जो समाज के अन्य जो अंग हैं उनसे उनका क्या रिलेशन है उसका भी बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस पर, शारीरिक विकास के इस नियम पे। और जो लास्ट का आपका है अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस का नियम, मीन्स अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, बेहतर हैं, किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास यहाँ इन द सेंस किसी भी तरीका फिजिकल या मेंटल की अगर आप बात कर लो तो भी आपका जो डेवलपमेंट बड़ा ज़्यादा उससे क्या होता है प्रभावित होता है। जैसे इसमें ज़्यादा नहीं, मैं छोटा सा पॉइंट दूंगा। जैसे बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ती तो लोग कहते हैं साइकिल चलाओ, और साइकिल चलाने का इफेक्ट भी पड़ता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं इसमें 100% नहीं कहूँ, बट लंबा होता है। तो वो किसके थ्रू हुआ? वो अभ्यास के नियम के प्रोसेस के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, रफली मैं समझा रहा हूँ, कभी इस पर डिटेल में मैं बात करूँगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शारीरिक विकास के रूप में हमारे पास 8 नियम होते हैं। एग्ज़ाम में आपको कैसे पूछेगा इसके बारे में आप लोग जान लो। एग्ज़ाम में नहीं, इनमें से किसी 4 पॉइंट को लिख देगा और कहेगा एक कोई मिसिंग पॉइंट होगा, 3 पॉइंट लिख के कहेगा कि शारीरिक विकास के नियम में कौन सा नियम इम्प्लाई नहीं होता है। तो जब आपको याद रहेगा तो आसानी से आप उस ऑड पॉइंट को, उस बेमेल तर्क को आप आराम से चुन सकते हैं। तो एक बार फिर से तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। निश्चित दिशा का नियम, विकास चक्र का नियम, लय का नियम मीन्स रिदम का, ये सर्टेन डायरेक्शन, ये डेवलपमेंट जो राउंड है उसका है, ये रिदम की बात है, विभिन्नताओं का नियम, समानुपातों का नियम, लिंग का नियम, सहसंबंध का नियम और अभ्यास का नियम है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम आगे जो अब बात करेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन से 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद अगर स्पेशली हम यूपी टेट की बात कर लें तो विकास को, स्पेशली शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो 2 कारण हैं उनके बारे में डिटेल से उनके सिलेबस में दिया गया है। लगभग हर एग्ज़ाम ने इस पॉइंट को दिया गया है। हम इस पर डिटेल में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा विकास का चैप्टर है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शार्ट लेंगे, फिर बाद में जाके इन दोनों टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो शारीरिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मीन्स फैक्टर मेन कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी बच्चे के शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो आप देखेंगे कि वो जो मेन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। पहले नंबर पे आपका वंशानुक्रम, जिसको आप इंग्लिश में दोनों पॉइंट आप काफ़ी निकाल के नोट करिए, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। मतलब जो हमें क्या मिलता है, उत्तराधिकार में मिलता है। ठीक है, ये जो वंशानुक्रम की पद्धति है इसको हम जेनेटिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत जो वंशानुक्रम कैसे शारीरिक चीज़ों को प्रभावित करता है, इस पर हमें मेन ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि माँ बाप से बच्चों को सिर्फ गुण ही मिलता है, उनके कुछ ऐसे रोग भी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते हैं। ये बीमारियां भी क्या है, जेनेटिक है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होती हैं। मतलब ये कहें कि वंशानुक्रम में जो वंशों से प्रक्रिया चली आ रही है वो भी बच्चे के विकास में एक पूरा प्रभाव डालती है। तो वंशानुक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस पर हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे और इस पर क्या क्या कहा गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वंशानुक्रम को प्रभावित मीन्स
इसको परिभाषित करते हुए बेंडिक्ट ने बड़ा अच्छा कहा है कि आनुवंशिकता माता पिता के जैविक गुणों को उसके संतानों तक क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, पहुंचाती है। तो उन्होंने भी इसी कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाया है। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वातावरण, जिसकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश भी नोट करते चलिए कॉपी निकाल के, एनवायरनमेंट। ठीक है, वातावरण भी बहुत ज़्यादा बच्चे के विकास में प्रभावित करता है। जैसे बच्चे के घर का माहौल, बच्चे के समाज का माहौल कैसा है, वह उस बच्चे के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो आप इन दोनों टॉपिक पर मैंने अभी बताया कि हम बाद के टॉपिक में, बाद के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यूपी टेट का एक इम्पॉर्टेंट ये सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर वो हम समझेंगे। लेकिन यही शार्ट में हम दोनों को देखते हैं, जहाँ पे बेंडिक्ट का एक कमेंट है, मैं चाहूँगा उसको आप लोग नोट कर लीजिए कि बेंडिक्ट ने कहा है कि आनुवंशिकता के द्वारा माता पिता के जो पैतृक गुण या संतति गुण होते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। वातावरण भी बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो एग्ज़ाम के लिए बस इतना याद रखिएगा, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मेनली 2 कारण हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। कभी कभी वंशानुक्रम को हो सकता है बदल के आनुवंशिकता कह दे, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लगभग एक जैसी ही चीज़ें। आनुवंशिक वही है जो माता पिता से बच्चे को मिलता है। ठीक है, तो जो शारीरिक विकास का हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें बस इतना ही। अभी मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ कि रास के अनुसार शारीरिक विकास की अवस्थाएं क्या हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट मीन्स गामक विकास के बारे में। ठीक है।